तो आज की कक्षा में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम दाब कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। पहले हम समझें कि दाब होता क्या चीज़ है और किसी एकांक क्षेत्रफल पे लगाए गए बल को हम दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल कहने का मतलब होता है एकदम सूक्ष्म क्षेत्रफल, छोटा सा एरिया पे। यदि हम छोटा से एरिया पे कोई बल लगाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। चलिए एक उदाहरण लेके समझा रहा हूँ आप लोगों को मैं। मान लीजिए मेरे पास दो पेपर है और दो ऑल पिन है, ठीक है। एक जो ऑल पिन है उसका एक सिरा क्या है, नुकीला है। क्या है? नुकीला है। एक और ऑल पिन है जिसका दूसरा सिरा क्या है आपका, समतल है, नुकीला नहीं है। क्या है वो? समतल है। ये देख सकते हैं ये नुकीला है और वो क्या है जी, समतल है। अब हम जानते हैं यदि हम लोग इस नुकीले ऑल पिन में बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसमें, बल। अपने हाथ के द्वारा जब इसको हम लोग बल लगाएंगे तो क्या होगा, यह आसानी से इस पेपर के अंदर चला जाएगा। क्लियर है? लेकिन यही काम मैं इस दूसरे वाले ऑल पिन के साथ करूंगा। यदि मैं इसमें बल लगाऊंगा, क्योंकि इसका क्या है, निचला वाला भाग क्या है, समतल है, तो वह ऑल पिन इस पेपर में आसानी से नहीं घुसेगा, या जब घुसेगा तो क्या होगा, वहां पे बड़ी मुश्किल से घुसेगा। अब हम जानते हैं कि जब पेपर लेते हैं, एक ही पेपर नहीं लेते, उसके साथ क्या होता है, पूरा बंडल होता है, बंच होता है। तो उस स्थिति में जो जिसका नुकीला भाग है, जो पहला अल्पिन जो जिसका निचला भाग क्या नुकीला है, वह आसानी से अंदर चला जाएगा पेपर के। लेकिन ये जो जिसका दूसरा अल्पिन जिसका निचले का सिरा क्या है, समतल है, वह क्या है, आसानी से उस पेपर में नहीं घुसेगा। ओके, हम चाहे कितना ही बल लगा लें। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो बल हम लगा रहे हैं इस मालपिन के माध्यम से छोटे से क्षेत्र पर लगा रहे हैं, एकदम छोटा सा क्षेत्र पर लगा रहे हैं, इसलिए क्या होगा, आसानी से वह घुस जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो बल है वहाँ पे क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ जाता है ऑल पिन की वजह से। तो उस स्थिति में क्या है, वहाँ पे बल प्रभावी नहीं हो पाता और जो ऑल पिन है वह पेपर के बंच के अंदर घुस नहीं पाता। क्लियर है? ज़्यादा कोशिश करेंगे तो क्या है, पेपर फट भी सकता है। घर में कुछ फोटो या कैलेंडर वगैरह टांगना होता है तो हम क्या करते हैं, दीवार में कील को लगाते हैं, है ना। तो हम जानते हैं जो कील के निचला भाग क्या होता है, नुकीला होता है। यदि हम उसको हथौड़ी से ठोकेंगे तो क्या होता है, आसानी से या फिर धीरे धीरे क्या होता है, अंदर चले जाता है। लेकिन मान लीजिए मेरे पास एक और कील है जिसके नीचे का भाग क्या है, समतल है। अब बताइए उसको हम जब हैमर से ठोकेंगे तो क्या वो दीवार के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है उसका, समतल भाग है ना। इसलिए और भी जगह हम देखते हैं जब अपने जमीन में कुछ खूंटा गाड़ना होता है या कुछ कुछ वस्तु अपने को जमीन में गाड़ना होता है तो क्या करना पड़ता है, पहले हम उसको नीचे के भाग को नुकीला करते हैं। हम जो क्रिकेट खेलते हैं उसका जो स्टंप्स होता है उसका नीचे भाग नुकीला होता है कि नहीं होता? होता है। तो जब भी कहीं पे भी एकांक क्षेत्रफल पे बल लगाया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अब हम समझेंगे दाब का मात्रक क्या होता है। दाब बराबर क्या होता है, बल अपॉन क्या होगा, क्षेत्रफल। ओके, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति या फिर मीटर का स्क्वायर। सिंबल में लिखेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है, आपका दाब का मात्रक होता है। है बात समझ में? अब देखिए जब हम दाब का अध्ययन करते हैं तो हम उसमें तरल पदार्थ को मुख्यतः लेके चलते हैं। अब हम समझेंगे कि तरल पदार्थ होता क्या है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें बहने का गुण पाया जाता है उन्हें हम तरल पदार्थ कहते हैं। मुख्यतः द्रव और गैस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें बहने का गुण पाया जाता है कि नहीं? ठोस में बहने का गुण पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता है ना। तो इसके जो अणु क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए इनमें बहने का गुण पाया जाता है। अब हम समझेंगे इन तरल पदार्थों के जो दाब होता है, जो ये दाब आरोपित करते हैं, अब उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला होता है द्रव का दाब। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बर्तन है, इस बर्तन को मैंने क्या किया, पूरे पानी से भर दिया।
हम क्या किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? द्रव के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं द्रव वाले पदार्थ? तेल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया, एक बर्तन को पानी से भर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कहीं पे छेद कर दूंगा। मान लीजिए यहाँ कहीं पे छेद कर दिया। जैसे हम यहाँ पे छेद करेंगे तो पानी क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, हाँ कि ना? पानी बाहर निकले कि नहीं निकलेगा? अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे छेद किए, जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, वहां पे अपना अंगूठा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अंगूठा। जैसे हम अंगूठा लगाएंगे हमको क्या होगा, एक बल का अनुभव होगा। क्या होगा? एक बल का अनुभव। चूंकि क्षेत्रफल बहुत छोटा है तो यहाँ पे क्या करेगा, एक बल का अनुभव होता है। इसी बल को हम क्या बोलते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? दाब। तो कहने को वही मतलब है, परिभाषा के हिसाब से एकांक क्षेत्रफल पे लगाया गया बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो दाब आरोपित कौन कर रहा है? द्रव कर रहा है। इसलिए क्या बोलेंगे हम इसको? द्रव के द्वारा आरोपित किया गया दाब कहलाएगा। ओके। जब हम किसी द्रव को बर्तन में डालते हैं तो वह बर्तन के चारों ओर एक बल लगाता है और साथ ही बर्तन के तली में भी क्या करता है, एक प्रकार का बल लगाता है। तो इसी आरोपित बल को ही हम क्या बोलते हैं? दाब कहते हैं, है ना? अब बर्तन में क्या होता है, इसके चारों साइड जो दाब का मान क्या होता है, हर जगह एक समान होता है। ठीक है, जैसे जैसे गहराई में बढ़ते जाएंगे हम लोग तो दाब का मान क्या होता है? बढ़ते जाता है। बात समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं समुद्र के बारे में। ठीक है, मान लीजिए समुद्र, हम जानते हैं समुद्र की गहराई क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है ना? तो जैसे जैसे हम लोग समुद्र के पानी में गहराई में जाते जाएंगे तो वहां पे जो द्रव का जो दाब है वह क्या होता है? बढ़ते जाता है। आया बात समझ में सबको? ठीक। अब हम द्रव का दाब को मापेंगे कैसे? इसका मापक यंत्र आता है जिसको हम बोलते हैं मैनोमीटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मैनोमीटर। ओके, अंग्रेजी में बोलते हैं मैनोमीटर। तो याद रखेंगे आप लोग, द्रव के दाब किससे नापा जाता है? मैनोमीटर से मापा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा तरल कौन सा आपका? गैस है। अब हम गैस के प्रेशर के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना? आप इसका एक जीता जागता उदाहरण ले सकते हैं। जब भी कोई उत्सव होता है तो हम क्या करते हैं, घर में गुब्बारे फुलाते हैं, है कि नहीं? तो उस गुब्बारे में क्या करते हैं, हम अपने मुंह से उस गुब्बारे में हवा भरते हैं। तो जैसे हम अपने मुंह से उस गुब्बारे में हवा भरेंगे तो जो हवा होगा या वायु होगा वो क्या करेगा, गुब्बारे के अंदर क्या लगाएगा? दाब लगाएगा, बल लगाएगा। ठीक है ना? तो उस बल के कारण क्या होता है, गुब्बारा दाब महसूस करता है और वह क्या लगता है? फूलने लग जाता है। तो जब तक हम हवा भरेंगे वह क्या होता है, गुब्बारा क्या होता है? फूलते जाता है, फूलते जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का दाब क्या होता है? बढ़ते जाता है। बात समझ में आया सबको? तो एक उदाहरण ले लिया हमने गुब्बारा के बारे में। जैसे हम गुब्बारा में अपने मुंह से गैस भरते हैं तो क्या होता है इसमें? यह गुब्बारा क्या होता है जी? फूलते जाता है या फैलते जाता है ना? तो फाइनली एक समय आएगा को बहुत बड़ा फूल जाता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? हवा के द्वारा दाब आरोपित कर रहे हैं। क्लियर है? जैसे एक चीज करते हैं हम लोग, मान लीजिए हमारे पास एक टीन का डब्बा है। किसका डब्बा है? टीन का डब्बा, है ना? टीन का डिब्बा। अब इस टीन के डिब्बे में हम क्या करेंगे? पानी को भर देंगे। क्या करेंगे जी? पानी को भर देंगे, है ना? चलिए इसको समझने से पहले एक टर्म है उसको समझ लेते हैं, वायुमंडलीय दाब। कि वायुमंडलीय दाब होता क्या चीज है? तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या है? हवा का घेरा है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में पूरा वायु भरा हुआ है जो अपने चारों ओर एक दाब आरोपित करता है। तो इसी वायुमंडल के द्वारा आरोपित दाब को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का मात्रक इसको बोलते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 100 किलो पास्कल। 100 किलो पास्कल में क्या होता है? 100 इंटू 1 किलो पास्कल कितना होता है? 1000 पास्कल के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे? किलो पास्कल को चेंज करके यहाँ पे पास्कल में ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से उठा करके 1000 से कन्वर्ट कर दिए। अब सबको जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 1 लाख पास्कल।
1,00,000 पास्कल को हम बोलते हैं 10⁵ पास्कल। इसी को हम बोलते हैं 1 बार। क्या बोलते हैं हम इसको जी? 1 बार। तो बोल सकते हैं हम लोग जो हमारा जो वायु हमारे आसपास का जो वायुमंडल होता है उसका वायुमंडलीय दाब कितना होता है आपका? 1 बार के बराबर होता है। तो हवा जो है हमारे शरीर के ऊपर कितना का दाब डालता है? 1 बार का दाब हमारे ऊपर हमेशा डालते रहता है। क्लियर है? अब समझते हैं कि जो हवा का दाब को हम किससे नापते हैं, ठीक है ना, गैस का दाब को हम किससे नापते हैं। इसके लिए एक यंत्र उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बैरोमीटर। ठीक है, तो बैरोमीटर यंत्र की सहायता से हम लोग कहीं पर भी वायु का या गैस का दाब को माप सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास टीना का एक डब्बा है, उसके अंदर हमने क्या किया है? पानी को भर दिया है। अब क्या करेंगे हम उसको नीचे से लकड़ी किससे हम उसको आग या उष्मा देंगे। क्या देंगे हम उसको? उष्मा, गर्मी। ठीक है जी। जैसे हम गर्मी देंगे तो क्या होगा? पानी क्या लगेगा? उबलने लगेगा, हाँ कि ना? और पूरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे भाप बनना शुरू हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसको ऊपर से ढक्कन से इसको पैक कर देंगे। क्या करेंगे? ढक्कन से इसको हम लोग पैक कर देंगे, ढक्कन को बंद कर देंगे इसका, और हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कुछ समय पश्चात क्या होगा? जितना भी जो पानी जो भाप बना था वो क्या होगा? पुनः भाप से क्या करेगा? पानी बनने लगेगा। जैसे वह पानी बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा? खाली स्पेस उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना? वो खाली स्पेस के कारण क्या होगा? वहाँ का दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। जैसे टीन के डिब्बे के अंदर का दाब कम होगा, वह डिब्बा क्या होगा? पिचक जाएगा। क्लियर है? तो ये जो दाब आरोपित कर रहा था गैस अभी, जो क्या हो गया? द्रव में बदल गया है। तो जैसे द्रव में बदलेगा क्या होगा? जो गैस का दाब क्या होता है? कम हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि गैस की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। तो जो गैस का जो दाब है क्या होता है? कम हो जाता है, और डिब्बा क्या होता है? पिचक जाता है, चिपट जाता है। आप लोगों ने पर्वतारोही के बारे में सुना होगा, जो पर्वतों की चढ़ाई करते हैं, है कि नहीं? तो होता क्या है कि उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है पर्वत में चढ़ने से पहले, है ना? उसका पूरा स्वास्थ्य को देखा जाता है, उसको जो पर्वत चढ़ने के लिए कौन कौन से जो सहायक सामग्री चाहिए उसको दिया जाता है, उस सहायक सामग्री का कैसा उपयोग करना है उनको सिखाया जाता है। उसके पश्चात ही क्या करते हैं? उनको पर्वतों में चढ़ाई के लिए भेजा जाता है। तो उसके पीछे क्या होता है? बहुत सारा टीम भी होता है उनको, जो प्रॉपर क्या होता है? उसकी देख रेख करता है, उनकी निगरानी करता रहता है ना? फिर भी क्या होता है कि जब पर्वत पे हम चढ़ते हैं, जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाते हैं तो हवा का जो वायु है वो क्या होता है? कम होते जाता है। हमारे पृथ्वी पे की जो सतह है वहाँ पे वायु क्या होता है? सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते जाएंगे तो जो वायु क्या होती है? कम होती जाती है। क्लियर है? जब वायु कम हो जाएगी तो क्या होता है? ऊपर का जो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होने लगता है। पृथ्वी के समीप वायुमंडलीय दाब क्या होता है? हमारे शरीर के रक्त के हमारे शरीर के जो रक्त वाहिनियों में बह रहे रक्त के दाब के बराबर होता है। लेकिन जैसे हम पहाड़ में पहुंचते हैं तो हमारे जो वायुमंडलीय दाब है, बाहर का दाब क्या होता है? कम हो जाता है, और हमारा रक्त का दाब वही बना रहता है। तो दोनों में क्या होता है? अंतर हो जाता है ना? तो हमारे जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं या नस होता है वो क्या होता है? फट जाता है। उससे हमारे नाक से खून बहना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? इसीलिए ऊंचाई में क्या होती है? ऊंचाई में जो पर्वतारोही होते हैं उनके नाक से खून या रक्त निकलना शुरू हो जाता है। बात समझ में आया सबको? अब देखते हैं कि जो हम वाहन उपयोग करते हैं परिवहन के लिए, है ना, तो उनका क्या होता है? टायर का जो साइज क्या होता है? किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है कि नहीं होता? जो सबसे बड़ा टायर किसका होता है? ट्रक का होता है ना? तो उसमें जो वायु दाब क्या होना चाहिए? 450 से 530 किलो पास्कल के तक रह सकता है। ओके, इसी प्रकार जो कार के जो टायर्स होते हैं उसमें जो वायु दाब कितना होगा? 140 से 170 किलो पास्कल के मध्य होता है। स्कूटर का वायु दाब के टायर में जो वायु दाब होता है वो क्या होता है? 110 से 190 किलो पास्कल के मध्य होता है।